गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीजल लोकोमोटिव में वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका पीडीएफ हमने आपको पहले ही दे दिया है। लेकिन उससे पहले आपकी जो क्वेरीज आती हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी जो आपके पास आई थी, जो आपने भेजी थी, वो ये थी कि साहब 55 डिग्री सेल्सियस पे ही इंजन को चलाना चाहिए, तो ऐसा क्यों करते हैं जबकि 55 डिग्री से पहले तो इंजन ठंडा रहेगा तो और अच्छा होगा। इस तरह की क्वेरी भेजी थी, जिसके बारे में मैंने लिख के भी दिया था कि हीट एक्सपेंशन के बारे में आपने पढ़ा हो तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हीट एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की बात अगर करते हैं हम, तो थर्मल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें कोई भी मेटल हीट एनर्जी मिलने के बाद बढ़ जाता है। ये एक फिनोमेना है, ये मेटलिक प्रॉपर्टी है, जो आपको मेटल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया जाता है हाई स्कूल इंटर साइंस में, और साथ ही साथ आईटीआई में भी पढ़ाया गया होगा कि जब भी किसी मेटल में हीट दी जाती है, हीट पहुंचती है, तो वो एक्सपेंड करता है, यानी कि फैलता है। तो बहुत इसके ताज़ा उदाहरण हैं, जैसे कि पटरियों के बीच में, दो पटरियों का जब जोड़ बनाया जाता है तो उनके बीच में गैप रखा जाता है। आपको पता होगा, ये बहुत ही कॉमन उदाहरण है। वो इसीलिए रखा जाता है कि गर्मी के समय में जब पटरियाँ फैलती हैं तो वो अगर गैप नहीं होगा तो वो एक दूसरे से टकरा करके बैंड हो जाएंगी और हमारा डिरेलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यही फिनोमेना हमारे आईसी इंजन में भी होता है। आईसी इंजन में बहुत सारे मैटिंग पार्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन फिर भी उनको सेपरेट रहना है और वक्त आने पे एक दूसरे को पुश या पुल करना है। तो उन कंडीशंस में, या बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ गैप मेंटेन किया जाता है, और बाद में हम ये भी चाहते हैं कि जिस समय हमारा इंजन हीट अप हो जाए तो वो गैप ख़त्म हो जाए, क्योंकि हीट अप होने के बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे देखिए आप रॉकर आर्म असेंबली। रॉकर आर्म असेंबली में आपका एक वाल लीवर होता है, वाल लीवर के नीचे एक योक गाइड लगा होता है, और योक गाइड जो है दो वाल्व को, या तो इनलेट या आउटलेट, सिलेंडर हेड में जो बताया गया है, और नहीं तो आगे फिर बताएंगे, उन दो वाल्व को पुश करता है खोलने के लिए, और बाद में अपने आप वापस आ जाते हैं। अब अगर वहाँ पे हम क्लियरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस समय हमारा इंजन गर्म होगा तो वो वाल्व फैलेंगे, यानी कि लंबाई उनकी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो हमारा योक है, योक का भी कुछ पोर्शन नीचे की तरफ फैलेगा। तो फिर क्या होगा कि जिस समय हमारा वाल्व नॉन ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, यानी कि जिस समय हमारी कैमशाफ्ट उस लीवर को दबा नहीं रही होगी, उस समय भी हमारा वाल्व कुछ ना कुछ खुला रह जाएगा। और अगर वो वाल्व खुला रह जाएगा, चाहे वो इनलेट हो चाहे वो आउटलेट हो, तो हमारे इंजन की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, यानी उसका कंप्रेशन वीक पड़ जाएगा और वो इंजन काम करना बंद कर देगा, या उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक सिलेंडर हेड पे, प्रत्येक वाल्व पे, वाल्व और योक गाइड के बीच में 34 थाऊ, यानी कि 0.034 इंच का क्लियरेंस मेंटेन किया जाता है। अब अगर इंजन ठंडा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर इंजन हमारा ठंडा रहेगा, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से हमारा इंजन 55 डिग्री होने के बाद ये क्लियरेंस हमारा मेंटेन हो जाएगा, परमिशन लिमिट में आ जाएगा, और हमारे वाल्व भी नहीं एक दूसरे को, वाल्व और योक जो है दबा रहे होंगे, वो बिल्कुल पास पास होंगे, और हमारे वाल्व की ओपनिंग पर्टिकुलर टाइम में जितनी होनी चाहिए उतनी ही होगी। तो अगर हमारा इंजन ठंडा रहेगा तो ये 34 थाऊ का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा ठंडे इंजन में, और नेचुरल है कि हमारा वाल्व की ओपनिंग जो है 0.034 इंच कम खुलेगी, जिस समय हमारा वाल्व कैमशाफ्ट के द्वारा पुश किया जाएगा लीवर के थ्रू, तो एफिशिएंसी गिरेगी, पहला।
इसलिए हमारा 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है कि 55 डिग्री पे फुल एफिशिएंसी मिल जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हमारा 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जितनी भी टेस्टिंग्स हैं आगे बताएंगे। ब्लो बाई आपको बताया भी गया है सिलेंडर हेड में, फिर अभी ब्लो बाई बताया जाएगा। तो ब्लो बाई में यही है कि पहले हमारा काम होता है इंजन के टेम्परेचर को 55 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना, तभी हम उस पर्टिकुलर कंबस्टन चैम्बर की प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्टली एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी चल रही है। क्योंकि अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले अगर हम उसको एज्यूम करेंगे तो वो डिटोरिएट कंडीशन में मिलेगी और फिर हमारी फाइंडिंग्स गलत हो जाएंगी। ये एक उदाहरण है। और भी दूसरा उदाहरण है, प्रत्येक पिस्टन पे 3 कंप्रेशन रिंग लगती हैं। प्रत्येक पिस्टन पे 3 कंप्रेशन रिंग लगती हैं और 2 ऑयल स्कैपर रिंग लगती हैं। तो जो वो रिंग होती हैं, वो रिंग में आप जानते हैं कि रिंग जो है एक राउंड सर्कल में एक रिंग होती है जो एक जगह से कटी रहती है, ठीक है। जिस समय वो पिस्टन लाइनर में ठंडी अवस्था में डाला जाता है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसमें 4 थाउ का गैप होना चाहिए। और इसको हम नापते भी हैं। पिस्टन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक लाइनर कटा हुआ रहता है जिसमें एक झिरी काट के रखी जाती है और प्रत्येक पिस्टन रिंग को उसके अंदर डाल करके उसका गैप देखा जाता है कि वो 0.004 इंच का गैप यानी कि 4 थाउ का गैप उसमें मेंटेन हो रहा है या नहीं। वो भी इसीलिए रखा गया है कि थर्मल एक्सपेंशन में यानी कि हीट एक्सपेंशन में जब इंजन गर्म हो जाएगा 55 डिग्री ऑनवर्ड तो वो गैप 0 हो जाएगा। अब अगर उन तीनों रिंगों में 55 डिग्री से कम टेम्परेचर चल रहा है हमारा, तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ गैप मेंटेन रहेगा और वो गैप उस कंप्रेशन को लीक कर रहा होगा, तब भी हमारी एफिशिएंसी डाउन होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा इंजन जो है 55 डिग्री सेल्सियस पे फुल एफिशिएंसी पे कार्य करता है। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे इंजन को 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक गर्म करने के बाद ही इंजन को वर्किंग में लिया जाना चाहिए। इसका ये मतलब कतई नहीं कि इंजन को बंद कर दिया जाए। अगर इंजन को बंद कर देंगे तो इंजन गर्म कैसे होगा? एक्सटर्नली गर्म नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि इंजन को आइडल अवस्था में स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर 55 डिग्री तक अपने आप आ जाता है और उसके बाद वो इंजन स्मूथली वर्क करता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी को देता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम की। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि वाटर कूलिंग सिस्टम भी इंजन को ठंडा करने का प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली क्या है, दिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो इंजन के टेम्परेचर लेवल को एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन करता है या मेंटेन करने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर से कह देता हूँ, वाटर कूलिंग सिस्टम एक प्रोसेस है जो इंजन के टेम्परेचर को वर्किंग कंडीशंस में एक पर्टिकुलर रेंज में, जो कि हमारी 55 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, उसके बीच में मेंटेन करता है, ठीक है। तो आइए चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इस स्लाइड का मतलब क्या है, इस स्लाइड को हमने क्यों बनाया है, इससे आप जो जानेंगे वो ये है कि एक डीजल इंजन में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता ही क्यों है। तो आधी आवश्यकता तो मैंने बता दी, फिर बताता हूँ वाटर कूलिंग सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं, ये भी हम जानेंगे। और स्कीमेटिक डायग्राम जो हमने बनाए हुए हैं इसके अंदर, वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वाटर कूलिंग सिस्टम में फेलियर क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कैसे हम हॉट इंजन के फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है, आप जानते हैं कि एक आईसी इंजन क्या होता है? वह इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को, आईसी इंजन में हीट इंजन है हमारा, तो हीट इंजन की परिभाषा क्या है? हीट इंजन की परिभाषा यही है कि वह इंजन या वह डिवाइस
जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, हीट इंजन कहलाती है। राइट, ये आपने पढ़ा हुआ है। नाउ तो नेचुरल है कि हम इंजन के अंदर हीट प्रोड्यूस करेंगे विद दी हेल्प ऑफ फ्यूल बर्निंग या फ्यूल कंबस्शन। तो जब एक हीट हम प्रोड्यूस करेंगे, हीट उसके अंदर पैदा करेंगे, तो नेचुरल है कि उसकी कुछ हीट जो कि 25 से 30% होती है, वो हीट उस कंबस्शन चैम्बर के पार्ट जो हैं, पार्ट क्या हैं, सिलेंडर यानी कि लाइनर, सिलेंडर हेड, पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स, इन इस सब में 25 से 30% कंज्यूम हो जाती है और ये इंजन गर्म होने लगता है। बकाया 70% यूटिलाइज हो रही है, लेकिन 30%, 25 to 30% चूँकि इंजन को ही गर्म कर रही है, तो इसको रिड्यूस करना ज़रूरी है, यानी इसका जो है निकालना आवश्यक है। इसलिए इस कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो इस एक्सेस हीट को, जो कि 25 से 30% हर समय कंज्यूम हो रही है, इसको निकालने की आवश्यकता है। वो कहाँ निकाला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में निकालने का तरीका या तो एयर कूलिंग होगा या वाटर कूलिंग होगा। तो हमारे इंजन में क्या है? वाटर कूलिंग है। अब क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं कि हमारे इंजन का जो टेम्परेचर लेवल है वो मेंटेन रहे, जो मैंने बताया है क्या है, 55 से 90 डिग्री। ठीक है। नीचे वो लिख रहा है कि डिफरेंट कूलिंग सिस्टम लाइक एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग आर अडॉप्टेड। तो ये तो आपको पता है कि छोटे इंजन में एयर कूल्ड इंजन होते हैं और जो बड़े इंजन होते हैं उसमें वाटर कूल्ड होते हैं, और ये उनकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कूलिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हमारा हीट डिसिपेशन ज़्यादा होना है, यानी हीट को मात्रा ज़्यादा है, उसको बाहर निकाल जाना है, तो हमें वाटर कूलिंग सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। यानी कि हैवी इंजन्स, जैसे आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल, स्कूटर यानी टू व्हीलर्स में एयर कूल्ड इंजन लगे हुए हैं, जबकि हमारी कार, ट्रक, बस, जीप एटसेट्रा में वाटर कूल सिस्टम लगे हुए हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में हमेशा एक रेडिएटर की आवश्यकता होती है। रेडिएटर वो जगह है जहाँ से पानी द्वारा इकट्ठा की गई गर्मी वातावरण में निकाल दी जाती है और पानी को वापस ठंडा किया जाता है। मेन फंक्शन यही है कि पानी एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है जो इंजन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे बाद में विद द हेल्प ऑफ रेडिएटर वातावरण में बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स जो इसका मेन है वो यही है कि इंजन के टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करता है। इंजन के टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करने से कई सारे फायदे होते हैं। अभी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, एक वर्ड आता है थर्मल लोडिंग। थर्मल लोडिंग क्या होती है ये भी एक बला है। आप लोगों को पता है कि नहीं? देखिए, टेम्परेचर जोन्स होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर जोन होता है, बहुत सारे टेम्परेचर जोन होते हैं। अगर किसी मेटल में यानी मेटेलिक पार्ट में हीट यानी हीट का जो लेवल है वो एक लिमिट से ऊपर कंटिन्यूअस बना रहता है, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं और वो मेटेलिक पार्ट डिफॉर्म हो जाता है। और हमारे आईसी इंजन में कोई भी पार्ट का डिफॉर्मेशन हमारे इंजन की एफिशिएंसी को या तो ख़त्म कर देगा, कम कर देगा, या फिर इंजन को डैमेज कर देगा। तो मेरा मेन बेनिफिट हम लोगों का ये है वाटर कूलिंग सिस्टम से कि टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करके हीट की वजह से पैदा हुई इंटरनल स्ट्रेसेस को ख़त्म करना है। चलिए, अब कूलिंग वाटर हमारे इंजन में किस तरीके का है? क्या वो रॉ वाटर है या वो कुछ ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर है, और ऐसा है तो क्यों है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, रॉ वाटर यानी कि सिंपल पानी जो हम लोग पीते हैं या जो हमारे नलों में आता है, इसको हम कहते हैं रॉ वाटर। तो रॉ वाटर कहीं कहीं पे अल्कलाइन होता है, कहीं कहीं पे किनाइन होता है। ठीक है ना। यानी उसकी पीएच वैल्यू डिटोरिएट करती है। दूसरी बात, रॉ वाटर में कैल्शियम ज़्यादा होता है, रॉ वाटर में और मिनरल भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे रॉ वाटर को अगर हम अपने इंजन में यूज़ करेंगे
तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। पहला कि जो उसके डिजॉल्व सॉलिड होंगे वो स्केल डेवलप करेंगे, जो उसके अंदर मिनरल्स होंगे वो हीटिंग प्रॉपर्टी के साथ, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, जब हीट अब्जॉर्ब करेगा इंजन की तो पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा तो क्या होगा कि वो स्केल का फॉर्मेशन करेगा। स्केल माने पपड़ी बनाना। और वो स्केल जो है हमारे हीट एक्सचेंजर सरफेसेस जो हैं, खासतौर से रेडिएटर्स या लुब्रिकेशन कूलर की ट्यूब्स, इसमें वो स्केल जमना शुरू हो जाएगा और पैसेज को चोक करना शुरू कर देगा और हमारी हीटिंग प्रॉपर्टी को एफिशिएंट नहीं रखेगा और धीमे धीमे वो सिस्टम को चोक कर देगा। पहला। दूसरा, अगर ऐसा रॉ वाटर यूज़ करेंगे तो हमारे जो मेटेलिक पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है अंदर से, वहाँ पे कोरोजन भी पैदा कर देगा, यानी कि जंग पैदा कर देगा। और जंग का मतलब है कि इंजन की लाइफ को ख़त्म कर देना या मिनिमाइज कर देना। ठीक है। इसके अलावा जो और मिनरल्स हैं वो कीचड़ के रूप में इकट्ठे होते चले जाएंगे और ये कीचड़ जो है हमारे इंजन के जो भी हमने प्रेशर जोन बनाया हुआ है, जो हमारा WDM2 एंड WDM3 इंजन है, WDM2 में 2.0 kg प्रेशर का जो है प्रेशर मेंटेन करते हैं एट द टाइम ऑफ फुल स्पीड, यानी कि जो हमारा WDM2 लोको है उसमें जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा तभी कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो एट द टाइम ऑफ आइडल, नॉर्मल कंडीशन में जब इंजन स्टार्ट खड़ा है तो हमारे इंजन में जो प्रेशर होगा पानी का वो 0.5 kg/cm² का होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ फुल स्पीड यानी 1000 RPM पे 8 नॉच पे जब इंजन हमारा चल रहा होगा तो 2.0 से 2.5 या 2.2 kg/cm² तक का प्रेशर मेंटेन करेगा। इस प्रेशर को वो डिटोरिएट करेगा और पैसेज हमारे चोक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही WDM3 BCD इंजन जो है उसमें जो नीचे का प्रेशर है आइडल का वो 0.5 है, 0.5 kg/cm² है, जबकि ऊपर का प्रेशर जो 1050 RPM पे है यानी कि 8 नॉच पे है वो 2.5 से 3 kg/cm² का मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो ना तो हमें इंजन को कॉरोड करना है यानी कि उसमें जंग नहीं लगने देना है, ना ही इंजन में स्केलिंग करानी है, क्योंकि स्केलिंग करने का मतलब है कि हमारी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। स्केल का काम होता है हीट के लिए इंसुलेशन पैदा करना, जो हीट बड़े आराम से मेटल के द्वारा जो है, देखिए रेडिएटर क्या काम करता है, रेडिएटर करता है कि पानी की हीट को अपने में एब्जॉर्ब करता है, वहाँ वैसा मेटल यूज़ किया जाता है और उसको एयर में डिज़ोल्व कर देता है और पानी को ठंडा कर देता है। तो अगर बीच में स्केल आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी और हमारी हीटिंग एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जो इंजन देर में गर्म होना है वो इंजन बहुत जल्दी गर्म होने लग जाएगा और हमारा इंजन हॉट इंजन में फेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ, द इंसुलेशन कास्ड बाय द स्केल डिपॉजिट रिजल्ट इन unequal expansion and localized stress which may elevate rupture of the engine block, cylinder head etc. अब ये स्केल कहीं ज़्यादा बनेगा कहीं कम बनेगा। तो जैसे जहाँ जितना ज़्यादा स्केल होगा वहाँ उतनी ज़्यादा जो है आपका इंसुलेशन पैदा हो जाएगा, यानी वहाँ की हीट उतनी ही कम निकलेगी और दूसरी जगह की हीट ज़्यादा निकल रही होगी। तो इस तरीके से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी और हमारे इंजन में लॉन्ग टर्म में फेलियर डेवलप हो जाएगा विद इन द कंडीशन ऑफ रप्चर, मटेरियल रप्चर जिसको बोला जाता है। ये भी आपको पढ़ाया गया होगा। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग रॉ वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। इतनी सारी कहानी इसीलिए बताई गई कि आपको ये पता लग जाए कि हमारे इंजन में रॉ वाटर यूज़ नहीं होता है, हमारे इंजन में डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज्ड होता है। डीमिनरलाइज्ड, ध्यान रखिए, मिनरल वाटर नहीं या डिस्टिल वाटर नहीं, डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ होता है, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर शेड में और हर वर्कशॉप में, जो भी इंजन के वर्कशॉप हैं वहाँ पे लगा होता है।
और इसी वाटर को यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि हम कहीं भी पानी की आपूर्ति बाहर से नहीं कर सकते। जब भी इंजन में पानी भरा जाएगा तो यही ट्रीटमेंट किया हुआ पानी ही भरा जाता है, और इसीलिए हम अपने पानी के सिस्टम को यानी वाटर कूलिंग सिस्टम को प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम में अडॉप्ट किया हुआ है कि हमारा पानी वेपोराइज होकर के भी सिस्टम से बाहर ना जाए, वो कंडेंस होकर वापस ही सिस्टम में रहे, और हमारी जो भी शेड्यूलिंग टाइम है, जैसे आज की डेट में जो शेड्यूलिंग टाइम है दैट इज़ 20 डेज, यानी कि 20 डेज से पहले इंजन को वापस किसी मेंटेनेंस के लिए नहीं आना विदाउट फेलियर। अगर एक इंजन हमने बाहर निकाला है तो नेचुरल है कि वो 20 दिन के लिए चलाया जाना है, और 20 दिन बाद जब वो इंजन आएगा ट्रिप शेड्यूल में, जो कि आपको पहले बताया गया है, तब उसमें पानी का लेवल चेक किया जाएगा और पानी बाकायदा भरा जाएगा, और उसी समय पानी की सैंपलिंग भी होगी, और पानी की सैंपलिंग के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वही वगैरह जब भी ट्रिप शेड्यूल में आएगा तो वाटर सैंपल टेस्ट किया जाएगा फॉर हार्डनेस, पीएच वैल्यू एंड क्लोराइड कंटेंट्स। इन 3 चीज़ों के लिए पानी चेक किया जाएगा। अब अगर ये गड़बड़ मिलेगा तो पानी चेंज भी करना होगा। यदि हार्डनेस ज़्यादा है या क्लोराइड ज़्यादा है लिमिट से ज़्यादा, जो कि लिमिट्स दी हुई हैं, ये काम लैब्स का है, इसलिए इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताया जा रहा है, तो हमें पानी को चेंज करना होगा, और ये रिकमेंडेशन लैब्स करती हैं इन रनिंग सेट्स। वर्कशॉप में तो ऐसी कोई कंडीशंस है ही नहीं। वर्कशॉप में तो फ्रेश इंजन तैयार करके पानी भर के लोड टेस्टिंग किया, उसके बाद उसका सैम्पलिंग की और सब कुछ सही मिला तो इंजन को निकाल दिया, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर फेलियर के बीच में आ रहा है या टॉर्किंग शेड्यूल में आ रहा है, उस कंडीशन में भी लैब अपना ये काम करेंगी और पानी को चेक करेंगी, और अगर ये हार्डनेस या क्लोराइड जो है लिमिट से ज़्यादा मिलता है तो पानी चेंज करने की रिकमेंडेशन देंगी। इसके अलावा पानी कब चेंज करते हैं? जब पानी में ऑयल का कंटामिनेशन हो, जो कि लुबाइल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ केस, एक केस है जहाँ पे पानी में लुबाइल मिल जाता है। अगर हमारा लुबाइल कूलर फेलियर हो या हमारे टर्बो की सील लीक कर जाए इंटरमीडिएट केसिंग की तरफ, इन बोथ कंडीशन में लुबाइल में और पानी में लुबाइल मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर पानी में लुबाइल मिल जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, तो भी हम पानी को चेंज करेंगे। अब अगर हमारा कंटामिनेशन, ऑयल कंटामिनेशन यानी कि ऑयल मिल जाने की वजह से पानी को चेंज किया जा रहा है, तो चेंज करने से पहले उसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड टीएसपी ट्रीटमेंट। टीएसपी का मतलब होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये केमिकल है जो इंजन में कैलकुलेटेड मात्रा में डाला जाता है, और यही डीमिनरलाइज वाटर डाला जाता है, और इसको जो है उस इंजन में इंजन को स्टार्ट करके सर्कुलेट कराया जाता है एक टेम्परेचर तक, मिनिमम 45 मिनट्स और मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा, और उस पानी को फिर ड्रेन आउट कर दिया जाता है। फ्लश करने के बाद दोबारा फ्रेश डिमिनरलाइज वाटर डाल करके तब लोगों को आगे रनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये था वाटर ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें भी एक सवाल आया था कि सब एक्सपेंशन टैंक का पानी क्या करता है, एक्सपेंशन टैंक क्यों लगाए गए हैं, ये भी एक सवाल पूछा था किसी ने पीडीएफ देखने के बाद। तो आपने इस सिस्टम को ध्यान से नहीं देखा। अगर ध्यान से देखा होता तो शायद गड़बड़ ना करते। चलिए आपको उसी स्लाइड पे ले चलते हैं जिसको पीडीएफ पे दिया था। इस स्लाइड के बजाय हम उस स्लाइड पे आते हैं वापस, फिर इस स्लाइड पे हम दोबारा आएंगे। सो दिस इज़ द वाटर कूलिंग सिस्टम जो मैंने आपको दिया था, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक वाटर पंप नीचे दिखा रहे हैं। वाटर पंप इसमें जो है ब्लॉक से अलग दिखा रहे हैं क्योंकि उनको वाटर कूलिंग सिस्टम दिखाना है। वाटर पंप का जो इनलेट एरो आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो इनलेट लाइन देखिए कहाँ कहाँ से आ रही है। इनलेट लाइन का ये पाइप आया हुआ है, एक तो लुबाइल कूलर से आ रहा है, एक आपका राइट साइड रेटर कोर से आ रहा है,
यहाँ राइट साइड रेटर का मतलब लोको राइट साइड है। रेटर जब भी पढ़ा जाता है, रेटर को अगर बोला जाता है तो लोको से बोला जाता है। बकाया चीज़ें इंजन से बोली जाती है। एक इंजन राइट साइड है, एक लोको राइट साइड है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर इंजन बोलेंगे तो इंजन लेफ्ट साइड रेटर है ये। लो पाइल कूलर इंजन लेफ्ट साइड में लगा होता है। तो जो राइट साइड रेटर यहाँ लिखा हुआ है वो लोको राइट साइड रेटर लिखा हुआ है, लोको राइट साइड। तो वाटर पंप का जो सक्शन आ रहा है, एक तो लो पाइल कूलर से आ रहा है, एक आपका जो है क्या बोलते हैं राइट साइड रेटर कोर से आ रहा है, और लेफ्ट साइड रेटर कोर का पानी जो है लो पाइल कूलर के द्वारा होता हुआ फिर वाटर पंप पे आ रहा है। ठीक है। अब फिर वापस अगर हम चलें तो यहां देखिए एक्सपेंशन टैंक का पानी भी जो है हमारे कोर्स में जाता है। एक्सपेंशन टैंक का काम होता है पानी के स्टार्वेशन को मेंटेन करना। एक्सपेंशन टैंक्स लगाए गए हैं कि पानी गर्म होते होते वेपर में कन्वर्ट होता है, और वो वेपर को कंडेंसेशन करने के लिए, कंडेंसेशन से बचाने, कंडेंसेशन करने के लिए, यानी कंडेंस मतलब वापस पानी बनाने के लिए इन टैंकों का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो टैंक में पानी कहाँ रहेगा। ये स्टीम अगर हमारे पतले पतले पैसेज में चली जाएगी रेटर में, तो ये बैक प्रेशर क्रिएट करेगी और सिस्टम को फेल कर देगी। तो टैंक ऐसी जगह है जहाँ पे जितनी भी स्टीम बनेगी सिस्टम में वो बबल कलेक्टर के थ्रू और स्टीम एक्यूमुलेटर के थ्रू हमारे टैंक्स में चली जाएगी, और वहाँ कंडेंस होकर के वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फिर जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए टैंक का एक पाइप जो है हमारे सक्शन पाइप पे आया हुआ है, वाटर पंप पे दिखाई दे रहा है। एक टर्बो से पानी आ रहा है, एक एक्सपेंशन टैंक से आ रहा है। दोनों एक्सपेंशन टैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दो इक्वलाइजिंग पाइपों से, जो पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको। तो एक हमारा टर्बो से आ रहा है, एक हमारा एक्सपेंशन टैंक से आ रहा है, एक लेफ्ट साइड रेडिएटर से आ रहा है, एक राइट साइड रेडिएटर से आ रहा है। और जो राइट साइड रेडिएटर है आपका, राइट साइड रेडिएटर से लो पाइल कूलर के थ्रू होता हुआ फिर हमारा जो है वाटर पंप पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे वाटर पंप पे सक्शन मिलता है। अब जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा इंजन पानी पंप जो है, चूँकि गियर ड्राइव पे लगा हुआ है तो पंप चलना शुरू कर देगा, और पंप उस पानी को प्रेशराइज करके आगे भेजना शुरू कर देगा। तो पानी का जो डिस्चार्ज है वो सबसे पहले 3 वे पाइप में जाता है। 3 वे पाइप, जब लोगों में जाएंगे तो कुछ लोग उसको त्रिमूर्ति पाइप बोलते हुए मिलेंगे। उसमें 3 रास्ते होते हैं, और उन 3 रास्तों से पानी आगे जो है सर्कुलेशन सिस्टम में जाता है, जिससे कि पानी ठंडा कर सके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक रास्ता जा रहा है राइट साइड ब्लॉक में, एक रास्ता जा रहा है, वाटर हेडर लिखा हुआ है, वाटर हेडर से एक साइड जा रहा है राइट साइड ब्लॉक में। हमने बताया था ब्लॉक में जो सिलेंडर ब्लॉक है यानी कि इंजन ब्लॉक है। इंजन ब्लॉक में वाटर जैकेट होती है। वाटर जैकेट में एक साइड जो हेडर पाइप जाता है वो राइट साइड में ब्लॉक में चला जाता है, और दूसरा पाइप जो जाता है वो लेफ्ट साइड ब्लॉक में जाता है। ठीक है। और जो तीसरा पाइप जाता है वो जाता है टर्बो में। ठीक है। तो पहले बात करते हैं टर्बो में। तो वाटर हेडर से एक पाइप जाएगा टर्बो में, और टर्बो को ठंडा करता हुआ पहुंचेगा स्टीम एक्यूमुलेटर में। और स्टीम एक्यूमुलेटर, क्योंकि टर्बो में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टर्बो में सारा जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो टर्बो के थ्रू होते हुए ही चिमनी से निकलेंगी, और टर्बो का काम है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करना, जिससे कि इंजन को सुपरचार्ज कर सके। अभी जब एयर चार्जिंग सिस्टम पढ़ाएंगे
सुपर चार्जिंग सिस्टम, तो उसमें ये चीज़ आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो टर्बो सुपर चार्जर पे होती है। उसकी इंटरमीडिएट केसिंग में ये जाता है और ये इम्पेलर और इंटरमीडिएट केसिंग को ठंडा करता है, जिससे कि हमारा टर्बो डिफॉर्म ना हो। टर्बो में अगर कूलिंग नहीं हो या टर्बो में अगर लुब्रिकेशन ना हो तो विद इन सेकेंड्स टर्बो सीज कर जाता है या टर्बो फट जाता है, इतनी गर्मी होती है। यू मस्ट नोट इट। तो टर्बो के कूलिंग सिस्टम के लिए सेपरेट लाइन गई हुई है, और जब टर्बो को ठंडा करके पानी निकलेगा तो नेचुरल है उसमें कुछ ना कुछ स्टीम भी जनरेट हो जाएगी। तो जो स्टीम जनरेट होगी वो स्टीम एक्यूमुलेटर से वेंट पाइप के थ्रू एक्सपेंशन टैंक में चली जाएगी। देखिए आप ध्यान से, स्टीम एक्यूमुलेटर दिखाई दे रहा है। स्टीम एक्यूमुलेटर से एक डॉटेड लाइन ऊपर जा रही है और वो वेंट पाइप के थ्रू एक्सपेंशन टैंक में चले जाएंगे, यानी जितनी भी स्टीम्स जनरेट हुई वो एक्सपेंशन टैंक में चली जाएंगी, और जो गर्म पानी है वो वापस आ जाएगा हमारे इनलेट पे, वाटर पंप के इनलेट पे आ जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड हेडर जा रहा है, लेफ्ट साइड ब्लॉक में जो पाइप जा रहा है, उससे पानी जो है दूसरा वाटर हेडर से जाएगा आपका आफ्टर कूलर में, और आफ्टर कूलर से वापस लेफ्ट साइड हेडर में ही वापस आ जाएगा आफ्टर कूलर को ठंडा करके। क्योंकि आफ्टर कूलर में गर्मी मिनिमम है, केवल वो गर्मी है जो हवा को कंप्रेस करके पैदा हो गई है। टरबाइन हवा को कंप्रेस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक हवा को, और वो कंप्रेस करके सुपर चार्जिंग के लिए आगे एयर गैलरी में भेज रहा है। उसके बीच में लगा हुआ है आफ्टर कूलर। तो आफ्टर कूलर काम है केवल उस हवा को ठंडा करना है। तो उस हवा में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उस हवा को ठंडा करने के लिए जो पानी आपका वाटर हेडर से निकला उसको डायरेक्ट भेजा, और आफ्टर कूलर से होता हुआ वापस पानी रिटर्न कर दिया उसी हेडर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रत्येक हेडर से फिर राइट साइड ब्लॉक में गया है और लेफ्ट साइड में गया, दो ब्लॉक में गया, तो राइट साइड ब्लॉक वाला और लेफ्ट साइड ब्लॉक वाला जो काम करेगा वो एक सा ही करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि इस ब्लॉक में काम कैसे होता है। तो जब राइट साइड हेडर में से पानी गया राइट साइड ब्लॉक में, तो नेचुरल है कि जैकेट में वो पानी का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो जैकेट में पानी भरा हुआ है, सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअस, और वो लाइनर और पिस्टन को ठंडा कर रहा है कंटिन्यूअस। आगे बात करते हैं लाइनर को जब आप आगे ध्यान से देखेंगे, अभी तो बताया नहीं उस विषय में, तो लाइनर में एक जो ऊपर की जहाँ रिंग लगती है उसके नीचे एक और रिंग बनी होती है, उसमें एक कट मार्क होता है। वो सर्कुलेशन के लिए कट मार्क होता है, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, और वो लोकेशन हमेशा जंपर साइड के वाटर जंपर पाइप जो है उसके अपोजिट रखी जाती है, जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर वे में मिले। खैर वो जब क्लासेस शुरू होंगी तभी हम बता पाएंगे, इस समय बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम बताएंगे। तो वहाँ से प्रत्येक जंपर पाइप जो कि सिलेंडर हेड को वाटर जैकेट से जोड़ रहा है, उसके थ्रू पहुँचेगा वो सिलेंडर हेड में। सिलेंडर हेड के सारे कंपोनेंट को वो ठंडा करेगा और सिलेंडर हेड को भी ठंडा करेगा। सिलेंडर हेड को ठंडा करने के बाद वो पानी जो है वाटर राइजर पाइप के थ्रू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वाटर रबर पाइप लिखा है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, दैट इज़ वाटर राइजर पाइप। वाटर राइजर पाइप के थ्रू प्रत्येक सिलेंडर को ठंडा करता हुआ वाटर रिटर्न पाइप हेडर में पहुँच जाएगा, और वो वाटर रिटर्न पाइप हेडर से होता हुआ एक बबल कलेक्टर लगा होता है R1 और L1 के ऊपर। जब आप इंजन में जाएंगे, R1 यानी R1 सिलेंडर हेड के ऊपर हुड के साथ, और उधर L1 सिलेंडर हेड के ऊपर हुड के साथ, यानी जहाँ टर्बो लगा हुआ है उसके दोनों साइड में एक एक बबल कलेक्टर लगा हुआ है। बबल कलेक्टर का काम भी बस उतना ही है कि ये जो गर्म पानी आ रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ स्टीम कंटेंट होंगे, वेपर्स होंगी, जिनको वो वेंट पाइप को भेजेगा। देख रहे हैं, और ये वेंट पाइप के थ्रू होते हुए ये वेपर्स एक्सपेंशन टैंक में चली जाएंगी, और ये बबल कलेक्टर से पानी आपका अब जो राइट साइड का है वो जाएगा इंजन राइट साइड रेडिएटर कोर में, जो कि यहाँ लेफ्ट साइड रेडिएटर लिखा हुआ है। इंजन राइट साइड ब्लॉक का पानी इंजन ब्लॉक और सारे कंपोनेंट का ठंडा करते हुए वाटर रिटर्न पाइप या वाटर रिटर्न हेडर के थ्रू बबल कलेक्टर में आएगा, जहाँ से स्टीम्स जो है वेंट पाइप के थ्रू हमारी एक्सपेंशन टैंक में चली जाएंगी।
ये देखिए डॉटेड लाइन से जा रही है, जबकि गर्म पानी जो है हमारा चला जाएगा इंजन राइट साइड यानी कि लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर में, और वहाँ जाके ये पानी ठंडा होगा। ठीक है, लेकिन रेडिएटर कोर में जाने से पहले राइट साइड ब्लॉक का पानी हम गुजारते हैं एक थर्मोस्टेट पे, जहाँ वाटर टेम्परेचर गेज भी लगा हुआ है जो कि पानी के टेम्परेचर को दिखा रहा है। ठीक है, चूँकि हमारी वाटर जैकेट पूरी मिली हुई है, सर्कुलेशन सिस्टम बनाने के लिए हमने दो अलग अलग हेडर में दे दिया पानी, जैसे सर्कुलेशन बनता रहे। नहीं तो पास के सिलेंडर पर सर्कुलेशन ज़्यादा बनेगा, बाद दूर के सिलेंडर पर सर्कुलेशन कम बनेगा, इसलिए हमने दो अलग अलग हेडर से इनलेट भेजा, प्रेशराइज वाटर भेजा। लेकिन पूरी जैकेट एक है तो हमारे पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म ही होगा, और वो पानी का टेम्परेचर हम यहाँ सेंस करेंगे, जहाँ पे 3 टेम्परेचर स्विच लगे हुए हैं, ETS1, ETS2, ETS3 और वाटर टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। और यहीं से हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम की कंट्रोलिंग होनी है। ETS का मतलब होता है, E का मतलब इलेक्ट्रिक, T का मतलब टेम्परेचर, S का मतलब स्विच, यानी कि ETS1 इलेक्ट्रिक टेम्परेचर स्विच नंबर 1, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर स्विच नंबर 2 और इलेक्ट्रिक टेम्परेचर स्विच नंबर 3। अब ये रेडिएटर कोर का पानी ठंडा होने के बाद लुब्रिकेशन कूलर में जाएगा, लुब्रिकेशन कूलर से लुब्रिकेशन को ठंडा करेगा और वापस वाटर पंप के सक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड ब्लॉक में जो पानी जाएगा वो सारे लाइनर्स को ठंडा करेगा, लेफ्ट साइड के L1 से L8 तक के। उसके बाद प्रत्येक जंपर से निकल करके L1 से L8 सिलेंडर हेड्स और उसके कंपोनेंट्स को ठंडा करेगा, और उसके बाद वाटर रिटर्न पाइप में पहुंचेगा, वाटर राइजर पाइप के थ्रू, वहाँ से बबल कलेक्टर में पहुंचेगा। यहाँ से भी जो भी स्टीम कंटेंट है या जो वेपराइज वाटर है जो वेपर कंडीशन में आ चुका है वो वेंट पाइप के थ्रू एक्सपेंशन टैंक में चला जाएगा, और जो गर्म पानी है वो राइट साइड रेडिएटर कोर में यानी कि इंजन लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर में पहुंच जाएगा, और वहाँ से ठंडा होकर के वापस जो है हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर पंप में। देख रहे हैं, इंजन लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर का पानी भी आपका वाटर पंप में आ रहा है, इंजन राइट साइड रेडिएटर कोर का पानी भी लुब्रिकेशन के कूलर के थ्रू वाटर पंप में ही आ रहा है, यानी सारा पानी आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब किन्हीं कारणों से अगर थोड़ी बहुत वेपर कंडीशंस आ जाती हैं, वेपर कंटेंट आ जाते हैं हमारे रेडिएटर कोर में जो कि अभी भी ठंडे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी वेंटिंग के लिए भी एक वेंट पाइप दिया हुआ है जो वापस टैंक की तरफ चला जाएगा। लिखा हुआ वेंट पाइप एक्सपेंशन टैंक को जा रहा है, जो कि दोनों रेडिएटर कोर से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंशन टैंक। इसके लिए भी किसी ने पूछा था कि बीच में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो दो मोटी मोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं जो एक्सपेंशन टैंकों को जोड़ रही हैं, एक्चुअली ये दो वाटर इक्वलाइजिंग पाइप हैं। जो ऊपर का वाटर इक्वलाइजिंग पाइप होता है वो आधा इंच का होता है, और जो नीचे का इक्वलाइजिंग पाइप होता है वो 1.25 इंच का होता है। ठीक है, तो जो नीचे का इक्वलाइजिंग पाइप है वो एक्चुअली वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है दोनों टैंक के बीच में, और जो ऊपर का इक्वलाइजिंग पाइप होता है वो वेंटिंग का काम करता है कि जो आपके वेपराइज कंडीशन में जो स्टीम जा रही है, जो वेपर्स जा रही हैं, वो कहीं बैक प्रेशर क्रिएट ना कर दें, तो वो दोनों टैंक में बराबर प्रेशर क्रिएट रखें और कंडेंसेशन में सहूलियत हो। अब जो हमारा एक्सप्रेसर साइड में जो टैंक होता है आपका, ठीक है ना, एक्सप्रेसर रूम साइड में जो टैंक होता है उसमें एक लगी होती है वाटर फिलिंग कैप, यहीं से हम पानी भरते हैं। ध्यान रखिए, पूरे सिस्टम में पानी जो भरा जाएगा वो यहीं से भरा जाएगा। वाटर फिलिंग कैप एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लिखा हुआ है, और जो दूसरा है उसके ऊपर एक लगा देते हैं प्रेशराइजेशन कैप। ये स्प्रिंकलर होती है और ये टेस्टेड की जाती है कि इतने प्रेशर पे ही तक को ही ये एक्सेप्ट करेगी, उससे अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये खोल देगी और उस प्रेशर को रिलीज़ कर देगी इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिससे कि हमारा सिस्टम फेल ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हमारी गैस्केट्स डैमेज हो सकती हैं या लीक हो सकती हैं जगह जगह जो वाटर कूलिंग सिस्टम में लगी हुई हैं। इसी के साथ
जो सबसे लॉन्गवुड पे बाहर साइड में जो लगा होता है टैंक, उस पर एक वाटर ग्लो रॉड भी लगी होती है जो वाटर लेवल को दर्शाती है। अब एक्सप्रेसर साइड में जो एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है, उसी से एक पाइप के द्वारा LWS असेंबली लगाई जाती है। LWS का मतलब होता है लो वाटर स्विच। लो वाटर स्विच कैसे बताएं? देखिए, आपने ध्यान से अगर देखा हो, अगर घर में आपके टंकी लगी हुई है और टंकी अगर जो है बाहर के पानी से कनेक्ट की गई है, आपका अपना सबमर्सिबल नहीं है जो सप्लाई हो रही गवर्नमेंट की, तो हम क्या करते हैं, उस टैंक में एक फ्लोट वाल लगा देते हैं ना। तो फ्लोट वाल क्या करता है कि जब पानी का लेवल ऊपर आएगा तो वो फ्लोट वाल ऊपर आ जाएगा और उस पैसेज को बंद कर देगा जहाँ से पानी आ रहा है, और पानी की सप्लाई रुक जाएगी और ओवरफ्लो नहीं होगा और टैंक भरा रहेगा। और जैसे ही पानी का लेवल कम होगा तो वो फ्लोट वाल नीचे चला जाएगा और उस पैसेज को खोल देगा, तो जब भी पानी आएगा तो वो उसमें भर जाएगा। सेम कंडीशन LWS में भी होती है। LWS में भी एक फ्लोट वाल्व होता है जो NONC स्विच के द्वारा जुड़ा रहता है। उसकी एक लिमिट है कि इतने इंच पानी कम होने के बाद ये LWS हमारे उस स्विच को ऑपरेट कर देगा और इंजन डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे टैंक में पानी 3 इंची कम हो जाएगा या 3.5 इंची कम हो जाएगा तो हमारे इंजन को वो शट डाउन कर देगा डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। वो इंजन को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वाटर कूलिंग सिस्टम था। एक बार ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा 2 बार सुनने की, उसके बाद भी ना समझ में आए तो हमसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, जिसका मैं निराकरण अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है, इसी का डिटेलिंग यहाँ दी हुई है, जो कि थोड़ा सा दिखाई देता है कि टर्बो ऐसा होता है, आफ्टर कूलर ऐसा होता है। यहाँ देखिए टर्बो ये लगा हुआ है, आफ्टर कूलर दिख रहा है, वाटर पंप इस तरीके का होता है। और यहाँ जितनी भी ये हरी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये हरी लाइनें जो हैं हमारे ठंडे वाटर को शो करती हैं, जबकि जो लाल लाइनें दिखाई दे रही हैं वो गर्म वाटर को शो कर रही हैं। और वेंटिंग के लिए हल्की नीली लाइनें जो दिखाई दे रही हैं वो वेंटिंग को शो कर रही हैं। यहाँ देखिए दोनों बबल कलेक्टर दिखाए गए हैं, दोनों रेडिएटर दिखाए गए हैं, दोनों एक्सपेंशन टैंक दिखाए गए हैं। LWS असेंबली अलग दिखाई गई है। LWS असेंबली में भी 3 वे कॉक होता है LWS को चेक करने के लिए। एक कॉक होता है, एक पोजीशन वो होती है कि जब LWS ऑपरेट होगा, एक लाइन वो होती है कि पूरा पानी ड्रेन करना है, और एक लाइन वो होती है कि केवल LWS को मैनुअली ऑपरेट करके LWS के फंक्शन को चेक किया जाए। आज की डेट में तो खैर थर्मोस्टेट दूसरे तरीके के आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं और जो इंजन को डायरेक्ट बंद कर देते हैं, और उसके लिए पूरा एक बॉक्स जो है आपके ड्राइवर कैबिन में लगा होता है। यहाँ पे केवल एक लेवल सेंसर लगा होता है, जो लेवल सेंसर उसको मैसेज देता है, और वो इस तरीके से कैलिब्रेट होता है कि उसमें ग्रीन, येलो एंड रेड 3 LED लगी होती हैं। आज डेट में ये LWS बंद हो चुका है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। एक आध इंजन बचा हो तो बचा हो, नहीं तो आज डेट में जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक LWS लगाए हुए हैं, जिसमें क्या करते हैं, जहाँ वाटर फिलिंग कैप आपकी लगी हुई है उसी के बगल में एक वाटर लेवल सेंसर डाल देते हैं। उस वाटर लेवल सेंसर का कनेक्शन उस बॉक्स से होता है जो कि आपके ड्राइवर कैबिन में लगा हुआ है। वहाँ पे एक वाटर लेवल सेंसर का बॉक्स लगा हुआ है, वाटर लेवल इंडिकेटर उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसमें 3 LED लाइट्स लगी होती हैं। पहली होती है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि हमारा पानी का लेवल फुल है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है। येलो का मतलब है कि पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी चलने कंडीशन में, और इंजन को चलने देता है। लेकिन जैसे ही वो लेवल रेड शो करेगा, इंजन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो वो ड्राइवर के लिए चेतावनी होती है कि ड्राइवर उसको देखता रहता है, उसको बार बार जा करके वहाँ तक देखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी जब गाड़ी रुकती है तो वो एक बार वाटर क्लोराइड को मैनुअली चेक करना चाहता है कि पानी का लेवल पूरा है, ऐसा नहीं कि ये फाल्टी हो गया है, माल फंक्शन कर रहा है। तो आजकल जो लग रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लग रहे हैं, और ड्राइवर को अपने कैबिन में ही दिखाई देता रहता है कि पानी कहीं कम तो नहीं हो रहा। अगर येलो में आ गया तो ड्राइवर सचेत हो जाता है, उसको आगे इन्फॉर्म करता है, जिससे कि उसको पानी की आपूर्ति की जा सके, या सिस्टम को फेल करना है या इंजन को फेल करना है, उसके बारे में वो बात कर सके। तो आज की डेट में हम यहीं पे रोकेंगे, और बकाया वीडियो जो है हम अगली बार बनाएंगे। इसको तब तक आप ध्यान से समझें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में तो हमसे अवश्य पूछें।
धन्यवाद।